नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इजरायल ईरान की जंग का आज 12वां दिन है। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया है। 12 दिन से चल रही लड़ाई जल्द ही बंद हो जाएगी। ईरान ने कुछ घंटे बाद ही ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर इजरायल अपनी हवाई हमलों को सुबह 4 बजे तक रोक देता है तो ईरान भी अपने हमले बंद कर देगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर होने का दावा किया था। अरागची का यह बयान ईरान की तरफ से पहली आधिकारिक टिप्पणी है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में अपनी शर्त रखी है। अरागची ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर सुबह 4 बजे लिखा कि अभी तक सीज फायर या सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजरायली हुकूमत ईरानी आवाम के खिलाफ अपने गैर कानूनी हमले को सुबह 4 बजे तक रोक दे तो हमारा इरादा इसके बाद जवाबी कार्रवाई जारी रखने का नहीं है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, इजरायल ईरान जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया है। बता दें, हालांकि ईरान ने इसे इनकार भी कर रहा है, मगर बड़ी बात क्या है इसमें? सपना, ये जो किया है वो ट्रंप ने किया है, ये अपनी सिचुएशन रूम में बैठकर किया है। इस समय जो है इसराइल की से वो बहुत ज्यादा संगीन है। मेन शोबा में ईरान ने हमले किए हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल से और इसराइल के 6 नागरिकों की हत्या हुई। तो 6 नागरिकों की हत्या की बात में क्या इसराइल बैठेगा, एक बड़ी बात है। हालांकि जो सीज फायर का समय था वो अब से कुछ समय पहले चालू हुआ है। ईरान के मुताबिक 4:05 पर और इसराइल के मुताबिक 7:05 पर ये शुरू होना था, जिसको माना जा रहा है कि ये शुरू हो। इसराइल में इस तरीके से जो हमला हो रहा है ईरान का, उसको देखते हुए बहुत सारी बातें अभी जो है वो देखनी और समझनी होगी कि क्या इसराइल अपने 6 नागरिकों की जो आज मौत हुई उस पर चुप बैठेगा या ईरान को जवाब देगा। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह कसम खाई थी कि इजराइल के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता है। अब अभी तक तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम या बैलिस्टिक प्रोग्राम पर रोक लगा दी हो, तो ये बड़ा असमंजस वाली बात है। जी सपना, ऐसे में क्या कहा जाएगा कि इस जंग में इजराइल की हार हुई है? सपना, आप थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में क्या लगता है आपको कि इजराइल की इस जंग में हार हुई है? देखिए, ये इजराइल की हार या ईरान की जीत या ईरान की हार और इजराइल की जीत का मसला नहीं है। ये मसला है एक दूसरे के प्रतिशोध का और एक दूसरे के सेटिस्फेक्शन का। अभी तक इजराइल ने या नेतन्याहू ने ये आकर नहीं कहा कि हमने सीज फायर को मान लिया है। अगारची का बयान जरूर आया, उन्होंने कहा है कि हम अगर इजराइल हम पर वापसी हमले नहीं करेगा तो हम मान लेंगे कि ये सीज फायर लागू है, लेकिन ऐसा अभी तक इजराइल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अब देखना ये हुआ है कि जो अभी सुबह हमले हुए हैं ईरान के, इसका प्रतिकार करता है इजराइल या नहीं करता, या इजराइल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी इसमें जीत या हार नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जरूर कहा है ये जो सीज फायर हुआ है ये B-2 बम्बर की वजह से हुआ है, जो बमबारी की गई है इसराइल को उसकी वजह से हुआ है। तो अगर हम निरापद रूप से देखें तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो जीत गए हैं, वो जीत गए, इसका मतलब इजराइल जीत गया है। तो ये किसी की जीत या हार नहीं है, ये दूसरे प्रतिशोध और एक दूसरे का सेटिस्फेक्शन है, एक अपनी अपनी बातों को लेकर के। खामनेई ने कहा है कि वो किसी भी तरीके के थोपे हुए युद्ध विराम को नहीं मानते हैं। अगारची कहते हैं कि अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो हम हमले नहीं करेंगे। तो ये किस तरीके का युद्ध विराम है और ये युद्ध विराम कब तक चलता है भी या नहीं है, ये दोनों तरफ से स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। केवल ट्रंप के कहने से युद्ध विराम नहीं माना जाता है। जी सपना।
बहुत शुक्रिया राजीव शर्मा, आपने यह जानकारी हमारे साथ साझा की। सरकारी विभागों में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलाबाला है, इस बार की ट्रांसफर नीति इसका जीता जागता उदाहरण है। बताते चले तबादलों में हुए भ्रष्टाचार और मनमाने तरीके से आरोप लगे हैं, कई मामलों में जांच तक बिठा दी गई है। बताते चले यानी अफसरशाही प्रदेश में कुछ इस तरह हावी है कि उसके आगे सत्ता की हनक भी फीकी लगने लगी है। बताते चले ऐसा ही कुछ विभागों के कामकाज में भी देखने को मिल रहा है। यूं तो सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इन विभागों में कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनके काम करने का रवैया हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। बताते चले देश का लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD इसका जीता जागता उदाहरण है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। PWD विभाग में गड़बड़झाला का ये मामला देवरिया जिले से जुड़ा है, जहां सीधे सीधे मंत्री के दखल देने और विधायक के पत्र के बाद भी आरोपों के घेरे में बने रहने वाले क्षितिज जायसवाल सहायक अभियंता प्रांतीय खंड PWD के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिना टेंडर जारी किए सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काम कराने की बात हो या फिर घटिया सड़क निर्माण कराकर पैसों का भ्रष्टाचार करने की, ऐसे तमाम आरोपों में घिरे क्षितिज अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तक पत्र आगे बढ़ा चुके हैं। 2019 में परियोजना स्वीकृत हुई। 2020 में इस परियोजना का सारा धन उठा के संबंधित अधिकारियों ने दूसरी परियोजनाओं पर पेमेंट कर दिया। अब ये परियोजना हवा में हो गई। 2022 में विधानसभा का पुनः चुनाव आता है और बरहज से हम निर्वाचित होते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया मुझे। 2022 से इस परियोजना को पूर्ण कराने का प्रयास में मेरे द्वारा होता रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बार मिलकर आग्रह कर चुका हूं। प्रमुख सचिव के संज्ञान में भी ये मामला है। गोरखपुर में बैठते हैं जो उच्चाधिकारी जिन्हें चीफ कहते हैं, उनके भी संज्ञान में ये मामला है। कोई नियम 7 के तहत कार्रवाई होती है। विभाग ने नियम 7 के तहत जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसमें थे उस पर कार्रवाई भी किया, लेकिन अब तक कार्रवाई तो जो हुई हमको उससे कार्रवाई से लेना देना नहीं है। कोई मेरे नाते रिश्ते के लोग न चीफ हैं और न ही प्रमुख सचिव हैं। जनता का सीधे सरोकार है उस मार्ग से और मार्ग अब तक बन नहीं पाया। मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जनता को रास्ता चाहिए, जनता को सुगमता चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। बरहज से बीजेपी विधायक दीपक कुमार मिश्र उर्फ शाका भी PWD अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके सहायक अभियंता प्रांतीय खंड PWD क्षितिज जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर, मामले में कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। अगर मंत्री और विधायक की बातों का PWD विभाग के लिए कोई मतलब नहीं है तो आम लोगों की सुनवाई कहां होगी, ये सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही किस कदर हावी है, इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा। जो ट्रांसफर नीति थी इस बार की, उसमें देखने को मिला कि किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह से मनमानी की गई और तमाम विभागों की शिकायतें ऐसी आई जिसको लेकर तबादले न सिर्फ निरस्त किए गए बल्कि जांच भी बिठा दी गई। ये अफसरशाही इस तरह बेलगाम है कि आप अगर इसको आगे बढ़ाएं और अन्य विभागों की बात करें, कामकाज की बात करें, तो उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई देती है। चाहे देवरिया की बात करें, चाहे कुशीनगर की बात करें, PWD अफसरों की जो मनमानी है वो किस तरह से काम कर रही है वो वहाँ पर साफ दिखाई देती है कि तमाम ऐसे अफसर वहाँ पर मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं और बावजूद इसके वो न सिर्फ वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, तमाम जो जाँचें हैं वो उनको धता बता रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से बोलबाला है अफसरशाही का, नौकरशाही का, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी हैं, कार्रवाई की भी जा रही है। उसको लेकर मंत्रियों ने भी पत्र लिखा है, जो पदाधिकारी हैं भारत सत्ताधारी दल के उन्होंने पत्र लिखा है, विधायक ने भी पत्र लिखा है। बावजूद इसके जांच के दायरे में होकर भी वो न सिर्फ अपना काम कर रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ अब तक ऐसी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। ये साफ बता रही है कि जो सत्ता की हनक है वो किस तरह से बेबस है अधिकारियों की हनक के आगे, उत्तर प्रदेश के अफसरों के हनक के आगे। अमरोहा में खाद्य विभाग ने तेल गोदाम पर छापेमारी की है। बताते चले अमरोहा CM योगी के
सख्त निर्देशों के बाद अमरोहा में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने विजयनगर के गोदाम पर छापा मारा। टीम ने गोदाम से 3200 लीटर नकली सरसों का तेल और 1600 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल बरामद किया है। छापेमारी के दौरान 800 लीटर सरसों का तेल अलग अलग कंपनियों के कनस्तरों में रखा मिला। मौके पर तेल में मिलावट करने की मशीन भी बरामद की गई है। सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर खुले में तेल का अवैध भंडारण मिला, जिसे तुरंत सील कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पेलर लगाया हुआ है और यहाँ पे ये पैकिंग मतलब खुले टीनों में 15-15 किलो के टीनों में खुला तेल ये बेचा करते थे। उस पर ये डटक से पैकिंग किया। ये तो आज जानकारी हुई है कि ये काम कर रहा है और इसने बताया कि लगभग 1-2 माह से इस काम को कर रहा है। इनके यहाँ पे 800 लीटर ये सरसों का तेल पकड़ा गया है और इसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपया है। खाली टीन काफी संख्या में मिले हैं इनके यहाँ पे और लगभग 1500-1600 कार्क भी मिले हैं और काफी संख्या में इनके यहाँ पे खाली टीन बरामद। पीलीभीत में लापता बच्चों को बीसलपुर पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। बताते चले पीलीभीत जनपद की बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मझगवा के 3 बच्चे 8 दिन पहले लापता हो गए थे, जिनको बीसलपुर पुलिस को कबाड़ा बीनते हुए बीसलपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर परिजनों के मुख पर मुस्कान लौटाई है। बताते चले कि तीनों बच्चे अपने गांव से 15 जून को खाने की चीज लाने की बात कहकर घर से गए थे, जो वापस नहीं लौटे और जिनको परिजनों के द्वारा काफी ढूंढा गया। निराशा हाथ लगने पर परिजनों के द्वारा कोतवाली बीसलपुर पुलिस को लिखित रूप से 21 जून को सूचना दी गई, जिस पर बीसलपुर पुलिस ने तीनों बच्चों के लापता होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई और बच्चों की बरामदगी के लिए टीम भी गठित कर दी गई। बीसलपुर कोतवाली संजीव शुक्ला के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि बीसलपुर पुलिस के द्वारा तीनों बच्चों को कबाड़ा बीनते हुए रेलवे स्टेशन बीसलपुर से सकुशल बरामद कर बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मझगवा निवासी नथुलाल एवं नन्ही देवी को सौंप दिया है। चलिए बढ़ते अगली खबरों पर। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई थी, जो एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन था। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों समेत कुल 297 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद ही टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी कड़ी जांच के दायरे में आ गई। APN ने खबर दिखाई थी कि हादसे के महज 8 दिन बाद किस तरह असंवेदनशीलता से एआईसैट्स के गुरुग्राम दफ्तर में फन पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें कंपनी के तमाम शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहे। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपसे जानेंगे इस खबर को APN न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर भी हुआ है। अब आगे इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, जब हमने इनकी खबर दिखाई, इससे पहले भी जब हमने इस बात का जिक्र भी किया था, हमने इस पर एक खास विशेष शो भी किया था, जिसमें यह साफ था कि जितने विदेशी कंपनियां हैं जो कि खास करके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए या जो ग्राउंड हैंडलिंग के साथ में काम करती है, वो कितने देश के लिए खतरनाक हो सकती है। उसके बाद जिस तरीके से एक हादसा हुआ, हादसा के बाद ये दुखद हादसा हुआ जिसमें लगभग 200 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और इसके बाद एयर इंडिया सैट्स पे जरूर सवाल उठे कि ग्राउंड हैंडलिंग में किस तरीके से इन्होंने क्या काम किया है। एयर इंडिया का जो विमान है वो ड्रीम लाइनर है और बोइंग 707 है, उसमें 747 है, उससे ड्रीम लाइनर एक अपने आप में खास और विशेष तरह का विमान होता है। अब उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है वो एयर इंडिया सैट्स के पास है। एयर इंडिया सैट्स ने तुर्की की कंपनी के साथ इसको मेंटेनेंस के लिए हैंड टू हैंड वो हाथ मिलाया था। अब बात यह है कि मेंटेनेंस के साथ साथ जब उसमें लोड शीट तैयार की जाती है, किसी भी विमान को उड़ान भरने के लिए लोड शीट तैयार की जाती है कि आखिर उसमें कितना डीजल रहे, कितना पेट्रोल रहेगा, कितने और सारी सामान उसमें अंदर वो लगेज में कंपार्टमेंट में कितने रहेंगे, इस जो इन चेक इन में कितने रहेंगे, ये लोड शीट तैयार किया जाता है। और क्योंकि विमान की दिशा, विमान की हवा की दिशा भी तय की जाती है और साथ साथ कितनी दूरी उसके सफर करना है, ये सब तय किया जाता है।
एयर इंडिया सैट ने जो लोड शीट दी, अब एक दुर्घटना का कारण ये भी हो सकता है, इस बात का ब्लैक बॉक्स के बाद कई अंदाजे ये भी लगाया जा सकता है, और डीजीसीए इसी बात की तहकीकात भी कर रहा है कि आपने पूरी फिटनेस से ऑपरेशन के साथ साथ मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजों के फिटनेस देने के बावजूद भी आखिर ये प्लेन किस तरह से क्रैश हुआ और क्यों हुआ, इस तरह के ऑपरेशन की इस तरह के ऑडिट किए जा रहे हैं। साथ साथ आपने शेड्यूलिंग में अगर खास जो पायलट की जो ड्यूटी शेड्यूल है वो कहीं एक्सेस तो नहीं थी, उस पर एक्सेस दबाव तो नहीं था जिससे उसकी गलती हुई या इस तरह की बातें हुई, या विमान के रख रखाव में मेंटेनेंस में क्या किया गया था। अब आपके जो सूत्रों के हवाले से हमारे जो खबर आ रहे हैं कि विमान के मेंटेनेंस के लिए बार बार रिक्वेजिशन डालने के बावजूद भी चेयरमैन सीईओ की तरफ से अनदेखी की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से जो चेयरमैन हैं वो एविएशन से नहीं है, दूसरे जो अधिकारी हैं सीएचआरओ हैं वो भी एविएशन से नहीं है, केवल जो सीईओ है वो एयर इंडिया सैट के जो सीईओ हैं वो एविएशन से है। तो जब इस तरह से एविएशन सेक्टर से नहीं होने के होने वाले लोगों ने इससे प्राथमिकता नहीं दी, जिसके चलते इस तरह के हादसे के भी अंदेशे लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात है कि जो लोड शीट तैयार की गई उस लोड शीट में क्या ये ध्यान देखा गया क्या कि विमान कितने भार लेकर उड़ सकता है, इस बात की भी जानकारी ली जा रही है। एयर इंडिया सैट ने पूरी तरह से इसमें देखा जाए कि कई ऐसे पहलुओं पर उन्होंने नजरअंदाज किया है जिससे इस हादसे के भी एक कारण हो सकते हैं। डीजीसीए बार बार इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आखिर इस विमान के ऑपरेशन, शेड्यूलिंग, रोस्टरिंग और बाकी जो चेकिंग पॉइंट्स है जो कि एक पैरामीटर होता है वो उस पे किया गया कि नहीं, या किन चीजों को नजरअंदाज किया गया, इस बात की पूरी तरह से तहकीकात कर रहा है। एक बात और भी आ रही है जिसमें वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वो मुद्दा साफ साफ है कि किस तरह से तुर्की की कंपनी के साथ इनके एयर इंडिया सैट की बात की गई, और एयर इंडिया सैट ने बगैर अपने उस जो मेंटेनेंस का टेन्योर था उसे रिन्यू किए ही उनसे मेंटेनेंस करा रहा था। तुर्की की कंपनी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे साथ कोई टेन्योर का ये जो एग्रीमेंट है वो आगे नहीं बढ़ाया गया है, फिर भी हमें काम दिया है। तो इसमें वो बात तुर्की अपने हाथ से झटक देगी, और इस बात जो जरूर है कि ये सारा का सारा दरमदार एयर इंडिया सैट की तरफ ही आएगा कि आखिर उन्होंने किस तरीके से किया। एयर इंडिया सैट टाटा समूह की 50% हिस्सेदारी की है, बाकी सिंगापुर एयरलाइंस की है। कई बार ये सवाल उठे रहे हैं एयर इंडिया सैट पे। कुछ दिनों पहले भी उनके अधिकारियों ने एक ऐसे कर्मचारी को बिल्कुल उन्हें जॉब से निष्कासित कर दिया जिन्होंने वो तिलक लगा कर आए थे। इसके अलावा अभी देखा जाए कि एयर इंडिया सैट के पास जिम्मेदारी है जेवर एयरपोर्ट में जो कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है वो एयर इंडिया सैट के पास की जिम्मेदारी है। हालांकि उसका काम अभी उन्होंने रोक दिया है, क्यों पता नहीं इसके पीछे के कारण क्या है। सिंगापुर एयरलाइंस ने हाथ खींचे या सिंगापुर एयरलाइंस के दबाव के चलते ये काम रोका गया है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसका भी जवाब उन्हें देना होगा कि जो वेंडर्स हैं, जो वहाँ काम करने वाले जो अलग अलग वेंडर्स उन्हें उनके पेमेंट्स रोके गए हैं। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं इस पर डीजीसीए जरूर इस पे एयर इंडिया और एयर इंडिया सैट पर निगरानी रखेगा, क्योंकि गुड़गांव दफ्तर एक ही बिल्डिंग में है एयर इंडिया की और एयर इंडिया सैट के एक ही दफ्तर में है। तो इस पे पूरी ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इसमें गलत बयानी और गलत चीजें देखी गई है। जी बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमें यह जानकारी देने के लिए। और अगली खबर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ हेट स्पीच के मामले की खबर है। बता दें एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। वजाहत खान अभी पुलिस कस्टडी में है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। वजाहत खान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने वाली सामग्री को पोस्ट करने के मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। कोलकाता पुलिस की ओर से 10 जून को गिरफ्तारी हो जाने के बाद वजाहत खान अभी पुलिस कस्टडी में है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।